ओके चलो सिट डाउन। आपका ये प्रोसेस हुआ। आप इधर से कोई बोलना चाह रहा था नहीं? प्रोसेस प्रोसेस यस अभिषेक बोलेगा। तुम तो बोलते हो ऑटो धर लिए। ऑटो धरा नहीं जाता है, ऑटो लिया जाता है, ठीक है ना। फिर ऑटो में बैठ कर आप यहाँ क्लास। यस अभिषेक। इंटरव्यू तुम स्किप कर गए। ओके चलो सिट डाउन। वेरी गुड। चलो ठीक है, इंटरव्यू तो होता ही है। बैठो। तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ? तुम अपना प्रोसेस शेयर करो। सिट डाउन। अब आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस क्या होता है। अच्छा आशु आशु और तुम्हारे आगे जो बैठे उसका नाम क्या है? देखो तुम्हारे अगल बगल वाले का नाम मुझे मालूम है। अमन, ठीक है ना। तो वो लोग भी फेमस हो जा रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। हाँ कितनी अच्छी बात है ना। एक तो रोल नंबर 3 आना ही बंद कर दिया, वो इतना फेमस हो गया। कौन है? रोल नंबर 3 नहीं 4 आना ही बंद कर दिया, इतना फेमस हो गया था तुम्हारे चक्कर में। नाउ दिस मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। प्रक्रिया आप लोगों ने सही बोला, प्रोसेस को प्रक्रिया बोलते हैं। कोई भी काम करने का जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा किसी ने ऑमलेट 4 स्टेप में बनाया, किसी ने 5 स्टेप में बनाया, किसी ने 3 स्टेप में बनाया। ये तो एक ही स्टेप में यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। इसको ज्यादा कुछ या छोड़ो, उसके बाद उस पर हम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बस हो गया, अभी ध्यान दो। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने ही अभी दिए ना। आपने बोला आपको पता चला कि स्टेप्स कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट स्टेप्स को मिस आउट नहीं कर रहे हो तो आप उसको क्लब करके बोल सकते हो या उसको एक लेंथी प्रोसेस की तरह इलैबोरेटेड फॉर्म में बोल सकते हो, डिपेंड कि आप कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी इसीलिए मैं इस बात को आप लोगों सबसे बुलवाना चाह रही थी कि जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस का कोई निश्चित स्टेप नहीं होता है। स्टेप 5, स्टेप 4, स्टेप 3, स्टेप 2, दैट कैन बी 5, दैट कैन बी 6, दैट कैन बी 7, डिपेंड्स। अगर आपने 2 स्टेप को एक में क्लब कर दिया तो वो कम हो जाएगा। अगर आपने एकदम इलैबोरेटेड फॉर्म लिखा तो वो 8, 9 तक पहुंच जाएगा, जिसको आप सिंपली 6 फॉर्म में खत्म कर सकते थे। समझ में आया? लेकिन स्टेप मतलब है स्टेप बाय स्टेप जब आप प्रोसीड करते हैं किसी काम को करना तो उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस ऑफ क्या पढ़ना हम लोग को? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइट। अब हम लोगों को प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप होगा बीइंग अवेयर। मैं लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसको एक बॉक्स में डाल दो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है? बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका क्या मतलब होगा? आप लोगों को अगर नहीं सुनाई दे आवाज तो मुझे हैंड रेज करके बता दीजिएगा, मैं टाइम पे चेक करते रहूंगी, ठीक है। बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अगर आपको प्लानिंग करना है तो सबसे पहले आप अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है ना। आप ऑब्जर्वर, एक अच्छे ऑब्जर्वर बनिए ताकि आपको पता चले कि अभी इन्वायरमेंट में, अब हम इन्वायरमेंट नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था इन्वायरमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना। क्या फेवरेबल है और क्या फेवरेबल नहीं है। ऑब्वियसली जो फेवरेबल नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसको तो कम करना है। जो एडवर्स है उसको तो और कम करके रखना है, उसका असर हम पे कम से कम पड़े। लेकिन जो फेवरेबल है, जो हमारे फेवर में हो सकता है, उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। उसको उसके ऊपर ऑप्टिमाइज करना है, यानी उसको किस तरह से हम कैप्चर करें और उस पर प्रॉफिट या उस पर कोई ऐसा सर्विस या कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जिससे हमारी कंपनी को, हमको या इंडिविजुअली या हमारे ग्रुप को फायदा हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल पैंडेमिक में मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, लेकिन कोई है जिसके फेवर में ये गया। कौन है वो? जूम के ओनर का नाम बोलो आप। इतना सिंपल है।
तुम बोलो तो आप पता करके लाओ, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज है। आपको 2 साल से जूम यूज करे, कभी मन में आया नहीं कि कौन है इसका ओनर, पता करे क्या? मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, उस समय मत बोलना कि नहीं मालूम है, राइट? तो जो मैं पूछूंगी, मैं बता नहीं रही हूँ, क्योंकि जब रेडीमेड आंसर मिलता है आपको तो आपके दिमाग में फिर से कल पूछूंगी, फिर आप बोलेंगे कि नहीं मालूम है, राइट? अभी तुमने गूगल यूज किया, ये पहले यूज किए रहते, फिर से बोलो नाम ताकि सब सुन ले। एरिक युवान, ठीक है ना? वो ओनर है किसका? ठीक है, वो मैं भी समझ गई, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आई न्यू, मैंने बोला ना, लेकिन मोबाइल बंद करके अब रखो, राइट? पहले करना चाहिए था। 2 साल से आप पढ़ रहे, यूज कर रहे हो ना, 1.5-2 साल से, आपको पता होना चाहिए। अब एरिक युवान के लिए क्या हो गया, ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ गया, ये एडवर्स सर्कमस्टांसेस, लेकिन उन्होंने अपने लिए इसमें क्या ढूंढा? अपॉर्चुनिटी ढूंढा, ठीक है ना? जो मुझसे पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसको मार्केट ऐसा नहीं मिला था जैसा मार्केट उसको पैंडेमिक में मिल गया, राइट? एवरीबॉडी शिफ्टेड, इतना यूजर फ्रेंडली उसने बना दिया, जो भी लूप होल थे वो भी धीरे धीरे खत्म कर दिए, राइट? तो अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप देखिए कि आपके बिजनेस के लाइक, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लाइक क्या क्या अपॉर्चुनिटी इस समय एनवायरमेंट में है, ठीक है? सबसे पहले प्लानिंग का पहला स्टेप यही है। देन सेकंड स्टेप इज establishing, yes, establishing objectives। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल, लक्ष्य, ठीक है ना? पर्पस। नाउ जब आपको पता चल गया है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे काम का क्या चीज है, अब आपने क्या किया? उस हिसाब से एक लक्ष्य, एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश किया। पहले गोल नहीं रहेगा तो आप प्लान नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि प्लान करते हैं हम किसी चीज को अचीव करने के लिए। क्या अचीव करना मालूम नहीं, तो कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी उधर चले, ठीक है? कोई एक रास्ता पकड़ के हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारे पास कोई डेफिनेट प्लान नहीं होता है। इसीलिए अब दूसरा स्टेप है स्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप गोल को स्टैब्लिश करिए कि मुझे ये करना है, मेरा ये गोल है, राइट? उसके बाद क्या है? कंसीडरिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस, कंसीडरिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब अभी क्या कंसीडर करना है आपके पास? यस, ऑब्जेक्टिव भी जो एम बनाना है, मान लीजिए घूमने से लॉन्च हुआ, अगर घूमने तो कोई बात नहीं, एक बार मार्केट पकड़ लिया, अभी ये लगभग परमानेंट है, आपके बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी अगर कोरोना खत्म भी हो जाएगा तो जूम का जो मार्केट पकड़ लिया वो खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जूम सिर्फ क्लासेस नहीं कर रहे हैं हम, एजुकेशनल क्लासेस के लिए नहीं यूज हो रहा है ये अब वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या? तो 1 महीने में वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता, फिर उसमें कुछ अभी समझ में आ गया ना, ठीक है? कि पहले आप क्या हो जाता मत देखिए। अर्ली बर्ड्स जानते हो क्या होता है? अर्ली बर्ड्स, आप बहुत लोग होते हैं जो रुकते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, तब जाकर के कोई स्टेप लेते हैं। वो क्या होते हैं? हमेशा फॉलोअर्स होते हैं, मार्केट फॉलोअर्स। जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, यानी जो पहले ही भाप लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ आप ही के सवाल का, आगे क्या होने वाला है, राइट? वो क्या करते हैं? वो पहले रिस्क लेते हैं और सबसे पहले अपना काम कर लेते हैं। उनको फायदा क्या होता है? मार्केट लीडर बन जाते हैं वो। अगर नुकसान होगा तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, समझ में आया? लेकिन अगर नुकसान नहीं होगा, अगर प्रॉफिट होगा, तो जितना प्रॉफिट उनका होगा उनका उसके पीछे आने वाले लोगों का नहीं होगा। आप समझ रहे फॉलोअर्स और लीडर्स में क्या इंपॉर्टेंट है? तो नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स जिसको हम बोलते हैं, दे आर रिस्क टेकर। उनमें इतना गट्स होता है कि वो रिस्क ले सके, ठीक है? रिस्क ले क्यों? क्योंकि वो विजनरी होते हैं, उनको पता होता है कि अगले 5 साल क्या होने वाला है, उनको अभी से पता होता है कि अगले 5 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी डिमांड में आने वाली है, कौन से ऊंट किस करवट बैठने वाला है, वो अभी उनको मालूम होता है। वही लोग अर्ली बर्ड्स को पाते हैं। समझ में आया? अर्ली बर्ड्स अब समझ में आ रहा ना, जिसने मार्केट को पेनिट्रेट कर दिया,
ठीक है ना। सबसे पहले मार्केट में एंटर करके नया प्रोडक्ट लेकर के नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन अगर नुकसान नहीं हुआ तो जितना प्रॉफिट वो अर्न करेगी उतना पीछे से आने वाली कंपनी नहीं अर्न करवा। जब पीछे से 2-3 कंपनी आ जाएगी तो वो रेट कम कर देगा, ठीक है ना। जितने पर आप बेच रहे हो वो लगभग उसी पर बेचेगा, तभी मार्केट लीडर कहलाएगा, क्योंकि उसने उस गैप में, जिस गैप में कोई और नहीं था वो चीज देने वाला आपको, उसने आपकी कमी को पूरा किया है, राइट। तो आपको जो मुंह मांगा उसने आपने वो रकम उसको दिया। समझ में आया? ये फायदा होता है। तो बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि हम सबसे पहले आए। रिस्क होता है इस तरह के बिजनेस में, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होता है। ऑलवेज रिस्क इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट, इज इक्विवेलेंट टू रिस्क। जितनी बड़ी आप रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप कम रिस्क लेंगे तो कम प्रॉफिट होगा, ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ज्यादा रिस्क लेंगे तो डूब भी सकते हैं, ज्यादा नुकसान भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी। समझ में आया? कम रिस्क लिया, कम नुकसान हुआ, ये दोनों तो पैरेलल है, लेकिन बड़े रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट या बड़ा नुकसान होता है, छोटे रिस्क के साथ छोटा प्रॉफिट या छोटा नुकसान होता है। समझ में आया? तो रिस्क लेते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स आर एक्चुअली गुड इन एनालाइजिंग द सिचुएशन, सिनेरियो के अगले 5 साल 3 साल 4 साल। हमको तो अभी भी लग रहा था पिछले साल भी कि अब खत्म हो गया कोरोना, अब नहीं आएगा वापस, लेकिन फिर से आ रहा है। दैट मींस किसी ने वो पता चल गया था कि अभी ये चलने वाला है। टाटा ग्रुप में या कॉग्निजेंट में या बहुत बड़े आईटी सेक्टर्स में ऐसे ही 2.5 साल का वर्क फ्रॉम होम थोड़े ना दे दिया था। उनको समझ में आ गया था इन्फोसिस में कि अभी ये चलने वाला है। 2 महीने 4 महीने का वर्क फ्रॉम होम नहीं अलाउ किया था। 1-2 साल बैठो घर पे, घर से काम करना। समझ में आया? तो उनको मालूम होता है, दे आर एनालाइजर ऑफ इन्वायरमेंट, तभी वो इतना बड़ा रिस्क लेकर के इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। उनको पता होता है कि क्या अभी नॉर्मल होने वाला है, कितना टाइम लगेगा नॉर्मल होने में, इसी को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने दे दिया, ताकि अब आप कुछ 2 महीना 4 महीना के चक्कर में यहाँ मत रहिए। ठीक है, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, घर जाइए। अगर आप बैचलर हो तो घर से काम करिए, आपके 2 साल का किराया बच जाएगा। समझ में? आप भी खुश और ऑर्गेनाइजेशन तो खुश है, क्योंकि आप उसका काम कहीं से भी कर ही रहे। समझ में आया? नाउ कंसीडरिंग द प्लानिंग प्रीमिसेस, हम बोल रहे थे अभी। कंसीडरिंग द प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है, आप जब प्लानिंग करोगे तो आप कंसीडर प्रीमिसेस मतलब एरिया, क्षेत्र नॉर्मली हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ इस चीज का मतलब होता है कि आपके पास क्या क्या संसाधन है, किस किस संसाधन को ध्यान में रखते हुए आप प्लान करोगे। जो मैंने पहले बोला, प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसीडर द लिमिटिंग फैक्टर्स। जो आपके पास कम है, कॉन्स्टेंट है, जिस चीज का आपके पास बहुत दबाव है कि इसका मैनेज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। तो प्लानिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है कि जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी आपका मैन पावर आपके पास अवेलेबल है, जो टाइम अवेलेबल है आपके पास, और जो भी रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जैसी है, वो आपका क्या हो गया, वो आपका एक बाउंड्री हो गया। ठीक है ना? अवेलेबिलिटी इज बाउंड्री। आपको जो भी काम करना है इसी अवेलेबिलिटी को ध्यान में रख के करना है। तो अब आपके पास कितना क्या क्या है, इसको पहले कंसीडर करो। प्लानिंग करने से पहले चेक योर पॉकेट। समझ में आ गया? चेक योर बजट, क्या ये हमारे बजट में आने वाला है, या फिर हम और लोन लेकर के नीचे चले जाएंगे। समझ में आया? लोन अगर लेंगे भी तो उतना ही जितना से हम उसको फुलफिल कर सके। ऐसा नहीं हो कि हमारा प्रॉपर्टी भी बिक जाए इस लोन को चुकाते चुकाते और हमारा काम भी फेल हो जाए। चेक योर प्रीमिसेस मतलब होता है आप अपने संसाधन का ख्याल रखिए, कंसीडर करिए उसके बारे में कि क्या क्या है, किसमें आपको अपना काम पूरा कर लेना है। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं। देन नेक्स्ट इज व्हाट? आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। अब आपको पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या है और कितने में हमको ये काम करना है। मतलब इसमें है कि यू डिसाइड ऑल योर बजट रिगार्डिंग फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर ह्यूमन रिसोर्सेज, रिगार्डिंग योर फिजिकल एंड रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स। ठीक है ना? आपने एक ओवरऑल प्रीमिसेस तैयार किया कि हमारे पास सब कुछ इतना, इसी में हमको काम करना है। क्लियर? नाउ आइडेंटिफाइंग identifying the alternative courses। ठीक है? यानी अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये काम जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, इस काम को करने का क्या क्या ऑल्टरनेटिव तरीका हो सकता है। किसी ने मैगी को पानी में पहले डाला, उबाला और फिर अंडा भुर्जी बनाया और फिर उसको मिला दिया, तैयार हो गया। किसी ने कढ़ाई में पहले सब्जियां को फ्राई कर लिया, फिर उसमें पानी डाला और
मैगी डाला और तैयार हो गया। ऑल्टरनेटिव तरीका है, पर्पस मैगी बनाना ही है, ठीक है ना, एक का एग और एक का वेज, ठीक है ना, लेकिन मैगी ही बनाना पर्पस था ना, आपने अलग अलग स्टेप किए। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, और क्या क्या किया जा सकता है इस काम को करने के लिए, कौन कौन सा तरीका हो सकता है इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। आपने जनरेट किया, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, पहले आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, पहले आपने उसको जनरेट किया, ठीक है ना, एस्टैब्लिश किया, बनाया, लेकर के आए। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप पर, आप ये समझ में आया आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, फाइंड आउट द अदर कोर्सेज, ठीक है ना, फाइंड आउट द अदर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज जिससे आप इस काम को कर सकते हैं। अब इस स्टेप पे क्या होगा, कंपैरिजन, कंपेयर कोर्सेज, कंपेयरिंग द ऑल्टरनेटिव, ठीक, कंपेयरिंग द ऑल्टरनेटिव्स। अब जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जितने भी रास्ते हैं, उसको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना, उसको कंपेयरिंग करके देखना है कि कहाँ पे हमारे इसका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, यानी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो और अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है, जो वीकनेस है उसको हम मिनिमाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्लान हमारा सही दिशा में आगे जा रहा है। सो व्हाट यू डू, कंपेयर द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एक्शन। क्लियर, सिंपल है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस दोनों को हम एक में क्लब कर दें तो क्लब कर दीजिए, यही लिखिए आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एंड कंपेयर, ठीक है, इसको आप एक जगह क्लब कर सकते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्या, ऊपर ही यहाँ लिखने का जगह भी नहीं है, अब यहाँ से ऊपर आ जाओ, 1 2 3 4 5, if you wanted to club you can club two steps together. अब 6, comparing the alternative courses के बाद next क्या होगा, formulating supportive plan, formulating सपोर्टिंग प्लान, फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान मतलब सपोर्टिव प्लान भी बोल सकते हो, फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिव प्लान। सपोर्टिव प्लान मतलब जब भी आप किसी एक काम को करने जाते हैं आपके पास प्लान होता है, आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन यू शुड हैव सम अदर प्लान्स आल्सो, जिसको हम कहते हैं ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्योंकि हो सकता है कुछ दिन आगे बढ़ने के बाद, कुछ समय चलने के बाद आपको लगे कि इस प्लान को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, या फिर ये प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो अब क्या करो, इसको किसी दूसरे तरीके से कन्वर्ट करो कि हमारा नुकसान कम हो। तो आपके पास कुछ सपोर्टिव प्लान होना चाहिए, चेंज नहीं कहते इसको, जो आपके मेन प्लान को सपोर्ट करे, ठीक है ना, सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे। तो एक बड़े प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स होते हैं। अभी समझ में आ रहा है, ये प्लान बी प्लान सी नहीं है, इंटायरली डिफरेंट नहीं प्लान है। ये प्लान क्या है कि आपके बिग प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए छोटे छोटे से स्टेप्स जो है, छोटे छोटे से जो प्लान है उसको हम सपोर्टिव प्लान कहते हैं। जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान कुछ होता है, लॉन्ग टर्म प्लान कुछ भी है, मान लो तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम में सीनियर इंजीनियर का ठीक है ना, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शुरू करें, तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान माइंड, ठीक है ना। अगर ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो छोटे छोटे प्लान के क्या हो सकते हैं, एवरीडे कुछ सीखना, ठीक है ना, कोई नया प्रोग्रामिंग सीखना, कोई नया थ्योरी सीखना, कुछ नया उससे रिलेटेड सीखना, ताकि छोटे छोटे काम नहीं करेंगे तो बड़े काम एक पूरे ना हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा ना। तो जो आपके छोटे छोटे स्टेप्स है जिसके कारण आप प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ये फॉर्मुलेट करना, ये स्टेप बाय स्टेप प्लान में इसको बाइफरकेट करके पूरा करना, ताकि इफ द स्मॉल प्लान इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड यू विल अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेटिव के बाद आपने क्या किया, छोटे छोटे प्लान बनाए जिसके भरोसे आपको वो बड़ा गोल जो है वो अचीव करना है। क्लियर, या यस, ये तो ऑल्टरनेटिव कंपेयर करेंगे, उसके बाद चूज करेंगे। हाँ, अभी आएंगे वहां पे भी। पहले क्या किया हमने, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, कंपेयर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, जो भी करना है, मेक सपोर्टिव प्लान्स। आपने भी सपोर्टिव प्लान्स भी बना लिया है। सपोर्टिव प्लान्स ऑब्वियसली जो आप चूज करेंगे
उसके लिए ही आप बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसके बीच में एक स्टेप डाल सकते हैं, कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स के बाद चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगेन आप इसको भी क्लब कर सकते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, कंपेयर एंड चूज द ऑल्टरनेटिव, राइट। एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है छोड़ दीजिए। हाँ गार्ड जी रख लीजिए, ठीक है ठीक, थैंक यू। ओके, नाउ कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स एंड चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। या नहीं मैं बताती हूँ। प्लान बनाने के बाद क्या हुआ, चूज तुमने किया ना, यहाँ पे कंपेयर के बाद चूज कर लिया ना ऑल्टरनेटिव। चूज ऑल्टरनेटिव का मतलब जो आपने बहुत सारे प्लान को, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन को आपने जनरेट किया था, उसमें से आपने कंपैरिजन किया कि कौन सा बेस्ट है, और कौन सा बेस्ट होने के बाद आपने चुन लिया कि ये हमारा मेन प्लान है। अब उस प्लान के बेसिस पर आपने क्या किया, सपोर्टिव प्लान बनाए, किस चीज को, उस चीज को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। क्या हो गया, एसी भी चल रहा है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। जब भी आप ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, अच्छा ठीक है, जब आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से एक चुन लेते हैं तो वो आपका क्या होता है, प्लान हो जाता है, वो आपका डिसीजन हो जाता है कि अब हमको यही काम करना है। उसके बाद आप बैठ जाओ, सपोर्टिव प्लान लिया। सपोर्टिव प्लान मतलब उस प्लान को सफल बनाने के लिए छोटे छोटे से और भी जो भी प्लान थे वो आपने बनाया, एंड नाउ यू आर, प्लान बनाने से तो कुछ होगा नहीं, तो implementing the प्लान, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया, उस पर काम करना शुरू किया, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड देन फॉलो अप या रिव्यू, ठीक है। फॉलो अप या रिव्यू। नाउ व्हाट यू डू, अब आपने जब इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी उस काम का क्रियान्वयन कर दिया, उस प्लान का, उस योजना को, अब आप क्या कर रहे हैं, फिर से खोल दिया। ठंड लग रही तो बंद करके गर्म लगेगा ना कि ठंडा लगेगा, नहीं आ रही है। ठीक है, नाउ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब होता है कि प्लान को आप क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब वो काम होना शुरू हो गया है। काम जब भी होना शुरू होता है तो आप फॉलो अप रखते हैं कि काम मेरा ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्लान कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप टाइमली चेक करके उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ तक हम कर ले और ये पार्ट नहीं करें तो क्या होगा, अंतिम में जब आउटकम आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये फाइनली सक्सेसफुल हुआ या बिल्कुल से फेल्योर हो गया, ठीक है ना। तो आपको लास्ट में तक झटका लगेगा, ठीक है ना। जब आप फॉलो अप या रिव्यू कर रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट पे ऐसा एहसास होगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या कुछ डेविएशन हो गया है। अगर कुछ डेविएशन हो गया तो इसको हम अभी ही मिनिमाइज करके सही ट्रैक पर वापस से ले जाए। समझ में आया, इसको हम मॉनिटरिंग, रिव्यू या फॉलो अप बोल सकते हैं, राइट। यही है क्या, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, बिल्कुल ठीक है। कंपेयर ऑल्टरनेटिव एंड ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव को कंपेयर करने के बाद आप उसमें से एक पिक करेंगे, चूज द फाइनल। जो भी आप चुनेंगे वो आपका फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है। So we are done with this also. अब next class में types of plan, right? अभी जो मैंने प्रोसेस पढ़ाया